Dosto Namaskar. Good morning, friends. So, as you know, that my work has started, so I'm keeping busy, so difficult to keep up with the videos. But thank you very much for appreciating the content that I'm putting, and there are lots of queries coming as the NEET counseling is approaching near. So I thought that in between work also I'll put up this video for you guys so that you can make it more clearer. Your mindset is more clearer. तो पहला क्वेश्चन है, इस बंदे का मैं नाम लेना चाहूँगा क्योंकि पर्सनली मुझे छू गया है। इसका नाम है मिस्टर आशीष। आई थिंक ही बिलोंग्स टू बिहार एंड झारखंड, और इसने बहुत ही प्रामाणिकता से एक सिनारियो रखा है। मेरे ख्याल से कई लोगों को ये सिनारियो आ सकता है। ये कहते हैं 2 साल से इनका एमबीबीएस हो चुका है, ये नीट पीजी सेकेंड ट्रायल दिए हुए हैं और इनकी रैंक अच्छी खासी आई हुई है। इन्हें जो मिल रहा है वो है, एक तो है एमडी जनरल मेडिसिन मिल रहा है और एमडी रेडिएशन ऑन्को मिल रहा है। तो इनका कन्फ्यूजन ये है कि भाई इसमें से मैं कौन सा चुनूँ। आशीष ये भी कहते हैं कि भाई मैं जो है, मेरा जो है बैकग्राउंड है एकदम मीडियम क्लास का है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो एमबीबीएस जॉब करके भी आज भी अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनका मानना ये है, इनका कहना ये है कि क्या मैं रेडिएशन उनको जो मुझे ऐसे ही मिल रहा है मेरिट पे, और एमडी मेडिसिन है मुझे 40 लाख की फ़ीस भर के मिल रहा है, तो क्या मैं लोन लेके एमडी मेडिसिन करूं या रेडिएशन उनको करूं। बहुत ही प्रामाणिक और बहुत ही दिल छू गई है मुझे ये बात। मैं आशीष को यानी एक्चुअली कॉल करने वाला था, लेकिन मुझे आशीष टाइम नहीं मिला, मैं बहुत ही इमरजेंसी में फंसा हुआ था कल भी। सो मैं इसका एडवांटेज लेके, ताकि और लोगों को बेनिफिट हो, मैं ये वीडियो ही बना देता हूँ, ऐसा मैंने सोचा। तो आशीष, जैसे आपने डिस्क्राइब किया, देखिए रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज है वो सुपर स्पेशलिटी ब्रांच आपको एमबीबीएस के बाद मिल रही है। समझिए, सोचिए, सुपर स्पेशलिटी लेवल की ब्रांच जहाँ पर ऑन्कोलॉजी की जो ट्रीटमेंट होती है, ऑन्कोलॉजी की ट्रीटमेंट में तीनों ब्रांचेज इंपॉर्टेंट है, जो है डीएम ऑन्कोलॉजी, एमसीएच ऑन्को सर्जरी, और है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एमबीबीएस के बाद 3 साल में ही आप मान लो सुपर स्पेशलिस्ट बन गए। दूसरा है कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। आशीष पूछते हैं कि वो टाइप 2 टाइप 3 सिटीज़ की बात कर रहे हैं, जहाँ पर बिहार और झारखंड की बात कर रहे हैं। हो सकता है टाइप 2 टाइप 3 सिटीज़ बिहार और झारखंड में शायद अभी रेडिएशन उनको उतना स्प्रेड नहीं हुआ है, लेकिन आज आप करोगे 3 साल बाद, 5 साल बाद, जिस तरह से गवर्नमेंट की योजनाएं बढ़ रही है, जिस तरफ से जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ये आयुष्मान भारत वगैरह बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से ऑन्कोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो रेडिएशन और जो ऑन्कोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ भी पेनिट्रेट करेगा आने वाले 5-10 साल में। चीज़ ये है कि भाई आप जो है कि अगर आपको अच्छे सिटीज़ में हो गया, जैसे आपके यहाँ है, आपका कैलकाटा हो गया, लखनऊ हो गया, या बिहार में भी मान लो पटना हो गया, या झारखंड में हो गया रांची हो गया, या आपको दिल्ली जाना पड़े, अहमदाबाद आना पड़े, सूरत या महाराष्ट्र के किसी बड़े शहर में जाना पड़े, तो इससे परहेज़ मत कीजिए। अगर आपको अच्छा पैकेज मिलता है तो, और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की डिमांड बहुत ही है, झट से आपको पैकेज मिलेगा और आप सेट हो जाओगे। यानी जो प्रैक्टिस करके एमडी मेडिसिन में आप कमाओगे वो आप शायद सैलरी में ही कमा लोगे। एमडी मेडिसिन का ये है कि भाई एमडी मेडिसिन टाइप 2 टाइप 3 जो सिटीज़ है वहाँ पर बिहार झारखंड में एमडी मेडिसिन चलेगा, लेकिन क्या वहाँ इतनी पेइंग कैपेसिटी है। और मान लो आपको आगे जाके ये करना पड़े कि भाई मुझे डीएम करना है, तो डीएम के लिए और 3 साल लगेंगे, नीट सुपर स्पेशलिटी की एग्ज़ाम भी लगेगी। तो आप सोच लीजिए, अगर आपको क्विक, एक तो है आप 40 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, आप लोन लेने की बात कर रहे हो, और दूसरी तरफ आपको ऐसे ही सीट मिल रही है जहाँ आपको मान लो 5 लाख 6 लाख पर मंथ की सैलरी, तो आपको स्टार्टिंग भी इजीली मिल सकती है किसी कॉरपोरेट हॉस्पिटल में। भूल जाए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करने के चाह रहे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, तो गवर्नमेंट में जॉब करने की बात ही नहीं है। प्राइवेट बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल है, वहाँ आपको 5 लाख से स्टार्टिंग ही मिल जाएगा। सो आई वुड रिकमेंड फॉर आशीष, फॉर यू, इफ यू आर गेटिंग रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, go for radiation oncology. It will give you a quick start, super specialty branch, and in future you have a scope to set up your own private radiation center also. I think आशीष का ये डाउट्स क्लियर हो जाएगा। इफ़ यू हैव, प्लीज़ आशीष कमेंट एंड अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज माय एक्सप्लेनेशन। सो आगे बढ़ते हैं। एक ने पूछा है
कि उसे मिल रहा है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी वो उसे मिल रहा है, और वो सोच रहा है कि वो कंपेयर करने को बोल रहा है कि भाई रेडिएशन ऑन्कोलॉजी लूँ या फिर एमसीएच ऑन्को सर्जरी करूँ जनरल सर्जरी लेने के बाद। तो इनको भाई आप ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी मान लो मेडिसिन ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच है। एमसीएच ऑन्को सर्जरी करने के लिए पहले तो ना आप जनरल सर्जरी करोगे, फिर आप नीट एसएस दोगे सुपर स्पेशलिटी, उसके बाद आपको है जो मिलेगी ऑन्को सर्जरी मिलेगी, उसके बाद एक्सपीरियंस लोगे। तो मान लो 3 साल जनरल सर्जरी हो गया, 1 साल एसएस का प्रिपरेशन हो गया बीच में, और 3 साल ये एमसीएच का हो गया, आपके चले गए 7 साल। 7 साल के बाद भी आप डायरेक्टली अपना प्राइवेट प्रैक्टिस ऐसे नहीं कर पाओगे, आपको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, 2-3 साल। तो 10 साल की अगर आपकी तैयारी है और आप सोच रहे हो, आपकी पैशन है, मान लो आपकी सर्जरी पैशन है, तो आप सर्जरी ही लीजिए। सर्जरी पैशन हो के आप रेडिएशन लोगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। यानी रेडिएशन एकदम टेक्निकल फिजिक्स वाली ब्रांच है, वहाँ मेडिसिन भी बहुत कम होता है, यानी मेडिसिन भी बहुत कम होता है वहाँ पर। तो बिल्कुल टेक्निकल जो है फिजिक्स वाली ब्रांच है, और ये हो गया सर्जिकल। सो आपके दिमाग में अगर पैशन टू डू सर्जरी, देन यू कैन गो फॉर इट, बट वेट फॉर 10 years for you to start doing your own practice or start getting really serious cases for it. So मैं जैसे मुना रेडिएशन को 3 साल में आप रेडी हो गए, अच्छा सैलरी पैकेज मिल गया, यू हैव लाइफ स्टाइल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, कुछ नहीं है। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज आंसर्ड। बाद में इन्होंने आगे ये भी पूछा, एक तीसरा ऑप्शन मेरे सामने रख दिया है कि चलो मुझे रेडिएशन ऑन को मिल रहा है, या फिर मैं सर्जिकल ऑन को एमसीएच करूँ, या फिर मैं रेडियोलॉजी लेके डीएम इंटरवेंशन रेडियो करो। तो यहाँ इन्होंने एक फिक्स में रख दिया है। तो इसका मतलब है अगर आप सर्जिकल और को डीएम इंटरवेंशन रेडियो अगर आप पूछ रहे हो, तो इसका मतलब है आपकी तैयारी मिनिमम 7 to 8 ईयर्स की है। तो अगर 7 आप भूल जाओ रेडिएशन को, तो फिर है फिर 7 to 8 ईयर्स के अगर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एमसीएच, और अगर आप बोल रहे हो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी आफ्टर रेडिएशन, देन यू गो फॉर इंटरवेंशन रेडियोलॉजी एनी डे। बहुत ही वर्जिन ब्रांच है, बहुत ही कम लोग हैं। हेड स्टार्ट, यू विल गेट गुड, यू कैन हैव योर ओन कैथ लैब, ओन सेंटर, और डिमांड तो है ही है, कोई सवाल ही नहीं है। सो गो फॉर इंटरवेंशन रेडियोलॉजी इन दिस केस। 7 से 8 साल 10 साल का प्रिपरेशन रखिए, जैसे मुना रेडिएशन ऑन्कोलॉजी 3 साल में हेड स्टार्ट आपको मिल जाता है। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि भाई मैं जो है भाई मुझे एनेस्थीसिया भी मिल रहा है, मुझे साइकेट्री भी मिल रहा है, तो मैं क्या करूं भाई। ये है बिल्कुल वापस है, कन्फ्यूजन क्यों है भाई। कन्फ्यूजन बिल्कुल ही सेपरेट ब्रांच है। साइकेट्री के लिए एपेटाइट होना, साइकेट्री के लिए पैशन होना एक अलग ही बात है। एनेस्थीसिया का एपेटाइट होना, एनेस्थीसिया का वो होना, वो अलग ही बात है। एनेस्थीसिया अगर लोगे तो आपको क्रिटिकल केयर जैसा सोचना पड़ेगा, आपको इमरजेंसी ब्रांच है, 24/7 की ब्रांच है, और आपको टेक्निकल स्किल्स, ये बिल्कुल स्किल वाली ब्रांच है। साइकेट्री के लिए एक पैशन होना चाहिए, एक आपका डेडिकेशन होना चाहिए, उसमें आपको जॉब की नहीं सोचना है, प्राइवेट प्रैक्टिस की सोचना है, और उसमें स्किल्स तो बिल्कुल है ही नहीं, यानी वो स्किल्ड ब्रांच नहीं है, प्योर मेडिकल ब्रांच है। फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए आपको, यानी उसमें है कि भाई उसका सेटअप करना है, इंडिया में उसको सक्सेसफुल बनाने। हाँ, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हो तो साइकेट्री के लिए आपको हेड स्टार्ट मिल जाता है, इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ एमडी साइकेट्री इन इंडिया। सो एनेस्थीसिया और ये बिल्कुल सेपरेट है दोस्तों। हाँ, पर अगर कोई गर्ल है एंड शी इज गेटिंग एंगेज्ड और मैरिज टू अ सर्जन, एंड देन शी वांट टू चॉइस, इफ योर हस्बैंड इज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, इफ योर हस्बैंड इज a general surgeon or an MCH cancer surgeon, then definitely you can choose anesthesia, and both you can get a good combo for yourself. I think this is clear. These are two separate branches. Think differently, और थोड़ा प्रोफेशनली भी सोचिए कि आपका जो फैमिली स्टेटस क्या, आप कैसे सेटअप करने वाले हो। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत ही दूसरा आया हुआ है कि भाई साइकेट्री में जॉब्स कहाँ मिल सकती है। तो भाई साइकेट्री में जॉब तो है, एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गया, जैसे आप प्रोफेसर हो गए, और उसी तरह से एकेडमिक जॉब होती है। दूसरी है साइकेट्रिस्ट की जॉब जो है फॉरेंसिक्स में बहुत आजकल बढ़ गई है। फॉरेंसिक्स वाली जो ब्रांचेस है, जो मैं इसमें मेंशन करना भूल गया था, जो मेरा साइकेट्री का वीडियो था, आई एम सॉरी आई मिस दैट पॉइंट, कि भाई जो फॉरेंसिक है, जो अभी भारतीय न्याय BNS जो है भारतीय न्याय संहिता, उसमें जो है साइकेट्री और फॉरेंसिक का बहुत ही बढ़ गया है। यानी उसमें जो न्याय डाला हुआ है, यानी आप जानते होंगे कि गवर्नमेंट ने हर एक स्टेट में बड़े बड़े फॉरेंसिक लैब्स, फॉरेंसिक सेंटर बना दिए हैं। तो फॉरेंसिक टेक्निकल यानी बहुत ही टेक्नीशियंस बहुत ही बाहर आने वाले, लेकिन जो टेक्नीशियंस होंगे उसका अथॉरिटी कौन लेगा, इनकी रिपोर्ट्स की ऑथेंटिकेशन कौन करेगा। जैसे मतलब ब्लड रिपोर्ट हो गया, फिंगरप्रिंट्स हो गया, DNA हो गया, या जो भी है,
तो ये जो है ये है जो फॉरेंसिक आइदर एमडी फॉरेंसिक करेगा। दूसरा एस्पेक्ट होता है जो क्रिमिनल्स होते हैं, क्रिमिनल्स का जो है क्रिमिनल्स का बिहेवियर, उसकी साइकोलॉजी, उसका जो माइंडसेट है ये पढ़ना, उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट करना, उनको यानी बेहोश करके जो उनसे उगलवाया जाता है ये कौन करता है, ये साइकेट्रिस्ट लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनेस्थेटिस्ट हु गिव्स मेडिसिन। तो है उनको हिप्नोटाइज करना, उनकी बातें करना। सो फॉरेंसिक साइकेट्री इज नाउ ओपनिंग अप। सो फॉरेंसिक साइकेट्री में आप मिल सकते हैं आपको रॉ और सीबीआई जो हमारे रिसर्च एनालिसिस रॉ जो एजेंसी है, सीबीआई जैसी एजेंसी है, ये सब भी आपको साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे में भी आपकी जो है यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई है। बाकी प्योरली ये जो है तो गवर्नमेंट जॉब और ये जो है फॉरेंसिक यानी जो है जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, इन लोग साइकेट्रिस्ट का काफ़ी सारा यूज़ बढ़ गया है। आई थिंक दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस दैट आई ट्राई टू कवर। और या लास्ट एक क्वेश्चन ये भी था कि भाई एक ने पूछा कि भाई वो सोच रहा है कि वो क्या डीएम मेडिकल ऑनको करे मेडिसिन के बाद या फिर डीएम एंडोक्राइनोलॉजी के। तो भाई मैं आपका नाम शायद आई डोंट रिमेंबर योर नेम, बट भाई बहुत ही क्लियर है, मेडिकल ऑनको डीएम और डीएम एंडोक्राइन का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। डीएम एंडोक्राइन का प्रॉब्लम ये हो गया कि डीएम एंडोक्राइन के लिए पेशेंट जाते कब है। आजकल जो है जैसे मैं बोला कि थायराइड डिसऑर्डर हो गया या डायबिटीज़ हो गया, जो इनका मेन हुआ करता था वो तो सब फिजिशियंस ही ले गए हैं। जब फिजिशियन से कंट्रोल नहीं होता या बहुत ही हाई एंड ट्रीटमेंट करना होता है, कुछ करना होता है, तभी ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस क्या होती है, वो सिर्फ और सिर्फ ओपीडी बेस्ड प्रैक्टिस होती है। हालांकि डीएम जब एंडोक्राइन होता है तो उसकी ओपीडी की फीस ज़्यादा होती है। मान लो वो 3,000 पर या ना पेशेंट लेता है जस्ट ओपीडी चार्जेस, तो एमडी मेडिसिन है वो 500, 700, 1000 या 1200 ले सकता है, मैक्सिमम 1500 से ज़्यादा नहीं ले सकता, जनरली 1000 के करीब ही होता है। तो एक तो ओपीडी प्रैक्टिस है, 10 पेशेंट भी आ गए तो 30,000 कमा लिए। फिर होता है इनका रेफरल होता है, कहीं एडमिटेड पेशेंट है, डायबिटिक कीटोसिस हो गया या पेरी ऑपरेटिव किसी का शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है या फिर एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स आ गए, पैराथायरॉयड वाले पेशेंट है, कैल्शियम कंट्रोल नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रॉब्लम हो गए, तो इनको बुलाते इंटरव्यू करते हैं। लेकिन उसका स्कोप काफ़ी लिमिटेड होता है क्योंकि क्रिटिकल केयर वाले भी ना तो ये सब कर लेते हैं मैनेज, डीएम एमडी मेडिसिन वाले भी कर लेते हैं। लेकिन एमडी मेडिकल ऑनको इज़ अ टोटली डिफरेंट ब्रांच। यानी जिस तरह से मेडिकल ऑनको, जिस तरह से ऑन्कोलॉजी में रिसर्च हो रहा है उसमें पर्टिकुलरली मेडिकल ऑनको में हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च। एआई भी जो आ रहा है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एमआरएनए टेक्निक्स है, टारगेट थेरापीज़ है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है। इस तरह जो ऑन्कोलॉजी का ट्रीटमेंट जा रहा है उसका अभी कुछ पता नहीं चला कहाँ लिमिट है। स्काई इज़ द लिमिट फॉर दीज ट्रीटमेंट्स। हो सकता है कई सारे जो है 50% द केसेस एट सर्टन स्टेजेस जहाँ हम ऑपरेट करते थे वो शायद मेडिसिन से ही कंट्रोल हो जाए। 30 साल पहले हम सोच नहीं सकते थे कि जो है क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकीमिया CML है उसका कोई ट्रीटमेंट होता है, लेकिन आज उसके बाद परफेक्ट टारगेटेड थेरापी अवेलेबल है। और वो है जो है ड्रग का मैं नाम नहीं लूँगा, आप सबको पता होगा, तो टारगेट थेरापी से वो 100% क्योर उसका हो रहा है। कई सारे टारगेट थेरापीज ब्रेस्ट वगैरह में आ गए, थायराइड में आ गए और किसी जो है इसमें आ गए, GI कैंसर्स में आ गए, जो काफ़ी हद तक जो पहले हम मानते थे पेशेंट मान लो 2 साल में या 6 महीना 2 साल में गुजर जाने वाला है, वो 10-10 साल तक खींच रहा है। तो ये है मेडिकल ऑनको का स्कोप, तो स्काई इज़ अ लिमिट। यानी मेडिकल ऑनको में ये इसमें भी आप लाइफस्टाइल बना सकते हैं, इसमें आप ऐड कर सकते हैं, यानी लाइंस डालने में एक्सपर्ट हो सकते हैं या फिर आप जो है कीमो पोर्ट डालने में आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो दैट गिव्स यू लिटिल बिट ऑफ सर्जिकल चार्जेस लाइक एक्सपोजर ऑल्सो। तो अपनी लाइंस डालिए, अपनी पोर्ट डालिए, आप प्रिस्क्राइब करिए, इसमें कोई इमरजेंसी जैसी बात ही नहीं है। और आपकी लाइफस्टाइल, आपको कंपनीज की स्पॉन्सरशिप वगैरह इसका कोई कंपेन शॉट आप डीएम एंडोक्राइन और मेडिकल ऑनको को कंपैरिजन नहीं कर सकते। आपकी अगर लाइन है मेडिसिन मिल रहा है तो एनी डे यू विल गो फॉर डीएम मेडिकल ऑनको। So these are the few questions that I try to answer while I am still at work, and please feel free as the counseling date is coming near. Feel free to comment, like, share this video for the greater benefit of many students are saying कि उनके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। मैं बहुत ही खुश हूँ कि एक ने ऐसा बोला मुझे आज कि भाई पैथोलॉजी के मैंने कई सारे वीडियो देखे मगर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई पैथोलॉजिस्ट करता क्या है। जब मैंने आपका वीडियो देखा तो मुझे समझ में आया कि भाई पैथोलॉजिस्ट क्या है, वो क्या कर सकता है। तो it's very encouraging for me that I am using my teaching has always been my passion, but somehow I have gone into private practice, and now is a time when I am feeling this. I am hooking up to this channel for the greater benefit. I felt
that there are so many students, so many kids or the junior doctors who are not getting, who are not having medical background, जिनको कोई यानी वो नहीं मिल रहा कि भाई गाइडेंस क्या करे. मैं जानता हूँ, मेरा मेडिकल बैकग्राउंड नहीं था दोस्तों. 1998 में जब मैं एम्स में, हमारे से ऑल इंडिया हुआ करती थी, 99 में एम्स में खुद ही गया था अकेला. 4 दिन पहले वहीं देख रहा था कौन सी सीट कब भर रही है. मैं लोगों से पूछ रहा था वहाँ पर कि भाई क्या लूँ, कैसे लूँ. जो डॉक्टर्स लोग अपने रिलेटिव, अपने भाई बहन के लिए, बच्चों के लिए आए तो उनको पूछा था मैं क्या लूँ, मेरा ये बैकग्राउंड है. वो मुझे छू गया है. आज मेरा बेटा भी MBBS कर रहा है ना. ही इज़ अप्रोचिंग हिज फाइनल MBBS. ही इज़ ऑलरेडी इन पार्ट 1 फाइनल MBBS. आई फील ही इज़ वेल वर्स्ड. ही इज़ वेल वर्स्ड. ही इज़ वेल गाइडेड बाय मी, वेल सेट टू स्टार्ट his private practice directly. So I felt जिन बच्चों के मेडिकल बैकग्राउंड नहीं, वो क्या करेंगे, तो उनके लिए मैं हूँ. आप चिंता मत कीजिए. आई एम ऑलवेज देयर. यू कैन मैसेज एनीथिंग. आई एम ट्राइंग टू आंसर ईच एंड एवरी कमेंट. इट मे टेक सम टाइम्स, even I'm busy at work. So thank you very much for today, and keep posting, keep liking our videos and share my videos, and I'll come up with more video. There's a request for psychiatry video, forensic medicine video, and there's a request for microbiology video, and probably pharmacology video also should be made. We'll make sure they make this by the weekend. For this time, this much. Thank you very much.